राजनीतिक रूप से मारवाड़ की बात की जाए तो बहुत बड़े चेहरे उभर कर आते हैं। उनमें परशुराम मदेरणा का नाम ले सकते हैं, राम सिंह बिश्नोई का नाम ले सकते हैं, गंगाराम चौधरी का नाम ले सकते हैं, रामनिवास मिर्धा का नाम ले सकते हैं, नाथुराम मिर्धा का नाम ले सकते हैं। ये वे चेहरे थे जो मारवाड़ की राजनीति में लंबे समय तक जाने जाते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने मारवाड़ की राजनीति को मारवाड़ से लेकर देश की राजनीति तक पहुंचाया। और यहां मारवाड़ एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां कभी कांग्रेस का एक छत्र दबदबा रहता रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से जब वसुंधरा राजे का उदय राजस्थान की राजनीति में हुआ, रे भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष बनी, उसके बाद जब सरकार आई तो मारवाड़ में भाजपा ने अपना दबदबा बढ़ाया और कांग्रेस को बराबर की टक्कर देने लगी और बराबर की सीटें भी मारवाड़ के अंदर कांग्रेस के मुकाबले में भाजपा के हिस्से में आने लगी। और स्थिति यह हुई कि मारवाड़ के 3 जिले पाली, जालोर और सिरोही तो ऐसे जिले हो गए जहां कांग्रेस को एक एक सीटें जीतने के लिए संघर्ष करते हुए देखना पड़ा है पिछले कई चुनावों से। ऐसे में अब जब 2023 विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो चुका है और अब 3 दिसंबर को परिणाम आने हैं, ऐसे में मारवाड़ की स्थिति क्या रहने वाली है इसे लेकर कमोबेश सभी की नजरें हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे दिग्गज नेता जो मारवाड़ के हैं वे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सभी की नजर उन सीटों पर है कि आखिरकार इन दिग्गज नेताओं का क्या होने वाला है, कौन सदन में फिर पहुंचने वाला है, कौन हारने वाला है, इसे लेकर चर्चाएं हैं। मारवाड़ में कुल मिलाकर वैसे 43 सीटें आती हैं, जिसमें 10 सीटें नागौर की भी है। मारवाड़ में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही और नागौर को मिलाकर कुल 43 सीटें आती है। और 2018 में यहां की जो तस्वीर उभरी थी, उन 43 में से 22 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थी, 3 सीटें आरएलपी के हिस्से में आई थी और भाजपा ने भी ठीक ठाक औसत प्रदर्शन मारवाड़ में किया था। ऐसे में इस बार चूंकि मारवाड़ में बहुत सारे दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें बायतू से हरीश चौधरी हैं, सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, सिव से अमीन खान है, सांचौर से सुखराम बिश्नोई है, खींवसर से हनुमान बेनीवाल है, नागौर से ज्योति मिर्धा और हरेंद्र मिर्धा एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मेवाराम जैन बाड़मेर से लगातार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, साले मोहम्मद पोखरण से हैं, मदन प्रजापत हैं। कुल मिलाकर अभी भी बहुत सारे दिग्गज नेता हैं जो मारवाड़ में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें मारवाड़ पर है कि कभी कांग्रेस का गढ़ रहने वाला मारवाड़ इस बार किस तरह के परिणाम देने वाला है। दरअसल इन 43 सीटों में से जो भी पार्टी ज्यादा सीटें लेकर जाएंगी, निश्चित मानिए कि वह सत्ता के उतनी ही नजदीक होगी। हालांकि मारवाड़ में किसी भी सीट को लेकर बहुत जल्दी कोई भविष्यवाणी किया जाना आसान काम नहीं है, क्योंकि आरएलपी जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी है और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। ऐसे में बहुत सारी सीटों पर एससी और जाट वोटों का जो समीकरण है वह कई प्रत्याशियों को के परिणामों को इधर उधर कर सकता है। वहीं आश्चर्यजनक रूप से इस बार आरएलपी के टिकट पर राजपूत प्रत्याशी भी मारवाड़ में चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें जालम सिंह जैसे भाजपा से विधायक रहे लोग भी हैं। ऐसे में बहुत आश्चर्यजनक परिणाम बहुत सारी सीटों पर आ सकते हैं, लेकिन चूंकि दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में उन पर चर्चा किया जाना जरूरी है। दरअसल बायतू में मुकाबला पिछली बार भी आरएलपी और कांग्रेस के बीच रहा था। अब एक बार फिर आरएलपी के वही उम्मीदवार बेनीवाल और कांग्रेस के हरीश चौधरी हैं। वहीं भाजपा यहां तीसरे नंबर पर संघर्ष कर रही है, यह बहुत स्पष्ट स्थिति है। लेकिन यदि भाजपा उम्मीदवार कुछ मजबूती के साथ में मतदान के दिन खड़े हुए हैं तो निश्चित मानिए कि फिर हरीश चौधरी के लिए यहां दिक्कत हो सकती है। और अगर भाजपा उम्मीदवार बहुत ज्यादा वोटों पर मार नहीं कर पाए तो हरीश चौधरी की राह बायतू में आसान हो जाएगी। गुड़ामलानी से इस बार
हेमाराम चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ही मना कर दिया था। और कर्नल सोनाराम जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे, वे वापस कांग्रेस में आए और वे अब हेमाराम की जगह उम्मीदवार हैं। और हेमाराम चौधरी ने भी कर्नल सोनाराम के लिए जी खोलकर वोट मांगे हैं। लेकिन क्या हेमाराम चौधरी को जितना वोट लोग देते थे उनकी अपील पर, क्या उनकी अपील पर अब कर्नल सोनाराम को भी गुड़ामलानी में उतने ही वोट मिलेंगे? यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कर्नल सोनाराम का दल बदलना लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया है। ऐसे में गुड़ामलानी का परिणाम काफी आश्चर्यजनक भी हो सकता है। हालांकि हेमाराम चौधरी ने अंतिम समय तक, मतदान तक पूरा जोर लगाया है कि वे गुड़ामलानी में कर्नल सोनाराम को वे वोट दिलवा सकें जो उन्हें मिलते रहे हैं। यह दो सीटें काफी महत्वपूर्ण है। वही अब शिव आ जाइए। शिव का चुनाव काफी चर्चित है वहां पर, क्योंकि शिव विधानसभा से रविंदर सिंह भाटी ने पहले भाजपा ज्वाइन करी, लेकिन जब भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय मैदान में कूद गए। वहीं कांग्रेस ने अमीन खान को फिर टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फतेह खान उनके सामने निर्दलीय ताल ठोकने के लिए उतर गए। वहीं स्वरूप सिंह खारा भाजपा के उम्मीदवार हैं। ऐसे में यहां जो राजपूत वर्सेज या जाट विश्नोई और एससी के जो मतदाता है वे काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अगर अमीन खान यहां से चुनाव हारते नजर आएंगे तो वे अपने वोटरों को इशारा कर सकते हैं किसी तीसरे के लिए। ऐसे में यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि शिव का चुनाव किस तरह से परिणामों की ओर जाता है। यहां रविंदर सिंह भाटी का चर्चा सबसे ज्यादा है जोधपुर संभाग में, क्योंकि रविंदर भाटी ने चुनाव काफी दमदार तरीके से लड़ा है। और यदि वे सफल हो जाते हैं तो निश्चित मानिए कि जोधपुर संभाग में एक युवा नेता का उदय होने वाला है। और यह खतरे की घंटी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए होगी, यह तय माना जा रहा है। वहीं सिवाना ऐसी सीट है जहां पर मानवेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि मानवेंद्र सिंह खुद शिव से चुनाव लड़ना चाहते थे, उसके बाद उन्होंने जैसलमेर से चुनाव लड़ना चाहा, लेकिन हरीश चौधरी नहीं चाहते थे कि जैसलमेर में वे चुनाव लड़ें, और ऐसे में उन्हें सिवाना शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन सिवाना में कांग्रेस के बागी ने सारी स्थितियों को अलग थलग कर दिया। ऐसे में अब मानवेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं कांग्रेस नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि मानवेंद्र सिंह को सीधे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के यहां से टिकट दिया गया है सिवाना से लड़ने के लिए। ऐसे में इस सीट का परिणाम भी काफी आश्चर्यजनक हो या मानवेंद्र सिंह के पक्ष में हो, यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में आने के बाद तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं और वे चुनाव नहीं जीत पाए हैं। ऐसे में यह तीसरा चुनाव अगर वे जीत लेते हैं तो वे कांग्रेस में स्थापित हो सकते हैं और बढ़िया तरीके से। सरदारपुरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं कोई समस्या फिलहाल नजर नहीं आ रही है कि उन्हें कोई दिक्कत है। हालांकि परिणामों के अंदर वोटों का अंतराल ऊपर नीचे होता रहता है, यह अलग बात है। लेकिन क्योंकि जोधपुर ऐसी जगह है जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, कर्म क्षेत्र है, वहां से वे 5 बार सांसद रहे हैं। और हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत के आने के बाद में उनकी सांसदी वाला मामला कमजोर पड़ा है। 2 बार लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत वहां से चुनाव जीत गए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को भी पिछला चुनाव यहां से हारना पड़ा है संसदीय क्षेत्र से। ऐसे में जोधपुर में मुख्यमंत्री की स्थिति तो ठीक है, लेकिन अन्य सीटों पर क्या कांग्रेस मजबूत रहेगी, यह अभी प्रश्न चिन्ह है। ओसिया सीट की इसलिए चर्चा है कि दिव्या मदेरणा फायर ब्रांड नेता कांग्रेस की बनकर उभरी है, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधानसभा के अलावा हो, मीडिया हो, बयानबाजी हो, भाषण हो, वे फायर ब्रांड नेता बनकर उभरी है। लेकिन वे चुनाव जीतेंगी या हारेंगी, यह बहुत नजदीकी मामला है, क्योंकि यहां पर चुनाव काफी नजदीकी बना हुआ है। भैराराम सियोल यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं जो पहले भी विधायक रह चुके हैं। ऐसे में यहां भी मुकाबला काफी
कड़ा देखा जा रहा है। सांचौर में सुखराम बिश्नोई हैं, उनके सामने भाजपा ने देवजी पटेल जो सांसद है उन्हें उतारा है, लेकिन वहां भाजपा के बागी ने सारा मामला अलग कर दिया है, समीकरण अलग थलग कर दिए हैं। ऐसे में वहां एक दूसरे के वोट कटेंगे, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा के बागी और कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई के बीच ही नजर आ रहा है। ऐसे में यहां भी लोगों का इंतजार है कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठने वाला है। वहीं अब आइए आप खींवसर में और नागौर, दोनों महत्वपूर्ण सीटें हैं। ये इसलिए है कि खींवसर में हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और नागौर में ज्योति मिर्धा के सामने कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में खींवसर में क्या स्थिति बनती है? ज्यादातर समीकरण जो लग रहे हैं उसमें हनुमान बेनीवाल को आसानी से जीत मिलती नजर आ रही है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जिस ज्योति मिर्धा के साथ में तनातनी हनुमान बेनीवाल की थी, तो आखिरकार उन्होंने नागौर में ज्योति मिर्धा के सामने आरएलपी का कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? तो कहा जा रहा है कि वहां हरेंद्र मिर्धा के कांग्रेस कैंडिडेट बनने के बाद हनुमान बेनीवाल ने अपना इरादा बदल दिया, लेकिन वहां कांग्रेस के बागी हबीबुर रहमान खड़े हैं और वे समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं। हालांकि चुनाव में कहा जा रहा है कि मतदान आने तक मुस्लिम मतदाताओं ने, अल्पसंख्यकों ने एक बार फिर कांग्रेस की ओर रुख किया है, और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित मानिए कि परिणामों में कांग्रेस को सुखद तस्वीर देखने को मिल सकती है। वहीं डीडवाना सीट पर बहुत रोमांचक मुकाबला है कांग्रेस भाजपा के अलावा, इसलिए क्योंकि यहां से भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री यूनुस खान ने निर्दलीय ताल ठोकी है। निर्दलीय ताल ठोकने के बाद कहा जा रहा है कि उन्हें अल्पसंख्यकों के अलावा और बहुत सारी जातियों का सपोर्ट मिला है, और ऐसे में परिणामों में अगर वे तस्वीर बदल दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं नावा सीट की बात करें तो महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति काफी टाइट है यहां पर। वहीं दो सीटें लाडनू और परबतसर की चर्चा है। लाडनू में मुकाबला काफी कड़ा है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, वहीं परबतसर में कहीं ना कहीं कांग्रेस के बागी के चलते भाजपा काफी मजबूत मतदान तक नजर आ रही है। कुल मिलाकर जो मारवाड़ की ये प्रमुख सीटें हैं 43 में से, जिनके बारे में हमने चर्चा की है, वहां दिग्गज अटके हुए हैं। बहुत आसान चुनाव किसी के लिए भी नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को छोड़कर। ऐसे में देखना यह होगा कि जो मारवाड़ कभी कांग्रेस का गढ़ रहा करता था, बाद में वसुंधरा राजे ने इस गढ़ में सेंध लगाई और बराबर में भाजपा को खड़ा कर दिया कांग्रेस के। अब क्या कांग्रेस इन 43 सीटों में से अपना पिछला प्रदर्शन जो कि 22 सीटों का था वह दोहरा पाएगी? आरएलपी क्या 3 सीटों से आगे बढ़ पाएगी? और क्या भाजपा कांग्रेस से ज्यादा सीट इस क्षेत्र में जीत पाएगी? फिलहाल मुकाबला यहां बराबरी का लग रहा है, लेकिन असल तस्वीर तो 3 दिसंबर को ही सामने आएगी कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती है, और अन्य तथा तीसरे जो निर्दलीय आरएलपी या अन्य दल के नेता हैं, पार्टियां हैं, उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहां कांग्रेस और कहां भाजपा को नुकसान पहुंचाया है। कुल मिलाकर मारवाड़ का रिजल्ट काफी चौंकाने वाला होगा कई सीटों पर। बाकी अधिकांश सीटों पर तस्वीर बहुत साफ नजर आ रही है।